राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति देता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने नूह हिंसा पर दिल्ली NCR में VHP के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि हेट स्पीच ना हो। इसके साथ ही कोर्ट ने किसी भी तरह के प्रदर्शन और रैली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हरियाणा में नूह जिले में दो समूहों के बीच हुई झड़पों में 6 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने VHP जुलूस पर हमले को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। फिलहाल अभी भी वहां तनावपूर्ण स्थिति है। मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए 31 विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राज्य में जारी संकट में हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के 21 सांसद शामिल थे, जिन्होंने 29 से 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा किया था। केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और दिल्ली सेवा विधेयक के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में संख्या बल जुटाने के विपक्ष के प्रयासों के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी न तो विपक्षी गुट इंडिया और न ही भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के साथ है। दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि आम आदमी पार्टी नेता प्रभावशाली हैं, पूछताछ के दौरान असहयोगी रहे हैं और सबूत को नष्ट करने वाले पाए गए हैं। इस प्रकार वह जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट में भी विफल रहे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ दिल्ली के कई हिस्सों में विरोध रैली निकाली, जबकि प्रदर्शनकारियों ने बदरपुर सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी रैली या बैठक के लिए अनुमति नहीं मांगी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में बार बार हो रहे व्यवधान से नाराज हैं और बुधवार सुबह कार्यवाही से दूर रहे। जब लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ तो YSRCP नेता मिथुन रेड्डी अध्यक्ष थे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कामकाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से गहरी नाराजगी जताई है। GST परिषद की बैठक से पहले दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। GST परिषद बुधवार को अपनी बैठक में 28% कर लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो में आपूर्ति मूल्य के निर्धारण के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे सकती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने साफ कर दिया कि वह दिल्ली सेवा विधेयक पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात के गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के नाम पर बने शहर गांधीनगर में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और प्रसन्नता व्यक्त की। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों के लिए तत्काल और टिकाऊ समाधान खोजने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी गांधी जी की जीवन शैली की सादगी और स्थिरता, आत्मनिर्भरता और समानता के उनके दूरदर्शी विचारों को गांधी आश्रम में प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को गति देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू गांधीनगर, द सिटी नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी on its day of formation. I am delighted that you have the opportunity to visit Gandhi Ashram
in Ahmedabad. Today, the whole world is talking about climate change, global warming, and urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance, and equality. I'm sure you will find it inspirational. You will also get to experience it at the Dandi Kutir Museum, an opportunity you should not miss. It will not be out of place for me to mention here that Gandhiji's famous charkha, the spinning wheel, was found by a woman named Gangaben at a village nearby. As you know, from then onwards, Gandhiji always wore khadi, which became a symbol of self-reliance and sustainability. Friends, when women prosper, the world prospers. Their economic empowerment fuels growth. Their access to education drives global progress. Their leadership fosters inclusivity, and their voices inspire positive change. The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. Friends, India's President, Srimati Draupadi Murmu, sets an inspiring example herself. She comes from a humble tribal background, but now leads the world's largest democracy and serves as the commander-in-chief of the world's second largest defense force. In this mother of democracy, the right to vote was granted equally to all citizens, including women, by the Indian Constitution right from the beginning. The right to contest election was also granted on an equal basis. Elected women representatives have been key agents of economic, environmental, and social change. At 1.4 million, 46% of elected representatives in rural local bodies in India are women. The mobilization of women into self-help groups has also been a powerful force for change. Friends, women entrepreneurs are significant contributor to the global economy. The role of women entrepreneurs in India is not new. Decades ago in 1959, few Gujarati women in Mumbai came together to create a historic cooperative movement, Sri Mahila Grih Udyog. Since then, it has transformed the lives of millions of women and their families. Their most famous product, Lijjat Papad, will probably be on your menus in Gujarat. विपक्ष के गठबंधन इंडिया द्वारा मणिपुर यात्रा के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के अतिरिक्त विपक्षी गठबंधन द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बैठक के पश्चात मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने घटना की पूरी जानकारी दी और कहा कि सरकार द्वारा बातचीत का समय नहीं दिए जाने के कारण ही सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस अवसर पर सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने और अन्य जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं।
तो और 60,000 लोग को रिहेबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए। और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 2 दिन इसका बहस चले, फिर 1 दिन रिप्लाई दिए और हाउस एडजर्न हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीजों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे, ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देवली विधानसभा में एक नए सरकारी विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालय का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की और कहा कि दिल्ली में लगातार हो रहे विकास कार्यों के बीच उन्हें सबसे ज्यादा हर्ष तभी होता है जब वे किसी विद्यालय का उद्घाटन करते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री अतिशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी द्वारा किए जा रहे शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि पिछले 3 साल में लाखों बच्चों ने प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर सरकारी स्कूलों को चुना है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिल्ली सरकार खूब सारे काम कर रही है। रोज मैं कहीं ना कहीं दिल्ली में किसी ना किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ। कहीं सड़कें बन रही होती है, कहीं पानी, कहीं बिजली, कहीं फ्लाईओवर। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब किसी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ। महीने में 2-3 नए स्कूल पूरी दिल्ली में बन रहे होते हैं। इतने शानदार स्कूल पूरी दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अब सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है। इतना शानदार स्कूल अभी मैं आपके सामने घूम के आया। बहुत शानदार स्कूल बना है, क्लासरूम बहुत अच्छे बने हैं, लेबोरेटरी बहुत अच्छी बनी है, बहुत शानदार स्कूल बना है। जितने मैं समझता हूँ इस देवली विधानसभा के अंदर जितने छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होंगे, सबसे अच्छा स्कूल अब आपका ये बना है। अब अपने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा एक बेटा एक बेटी है, उनसे अलग नहीं मानता मैं आपके बच्चों को। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूं उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। आपके बच्चों को भी बड़ा होकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। जेई सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अब इंजीनियर बनने लग गए। तो अब इंटेलिजेंस जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होती। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। अभी तक गरीबों के बच्चों को अवसर नहीं मिलते थे, अभी तक गरीबों के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। अब हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अब आपके बच्चों को मौका मिलेगा। देखना आपके बच्चे क्या करिश्मा करके दिखाते हैं बड़े होके। यही बच्चे आपका भी नाम रोशन करेंगे और यही बच्चे देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाना है और इस स्कूल का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखेंगे। इस स्कूल का नाम मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चे बड़े होके खूब फले फूलें, आगे बढ़ें, आपका भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज हम इस शानदार स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पे संगम विहार और देवली वाले इलाके में हमेशा ऐसा माना जाता था
कि सुविधाओं की कमी है। हमेशा ऐसा माना जाता था कि सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। हम लोग ऐसा मानते थे कि हमें मजबूरी में अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना पड़ता है। और बहुत सारे यहाँ पे हमारी माताएं और बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा तो बच्चे को अच्छा भविष्य नहीं मिलेगा। घर का खर्चा नहीं चलता था, लेकिन फिर भी बच्चे को सोचते थे कि हम कैसे अच्छा भविष्य दें। लेकिन ये संगम विहार की खुशकिस्मती थी, ये देवली की खुशकिस्मती थी, और ये दिल्ली वालों की खुशकिस्मती थी कि 2015 में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिनको आपके बच्चों की आपसे ज्यादा चिंता थी। अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया, उन्होंने ठान लिया कि चाहे कोई बच्चा अमीर परिवार से हो या चाहे बच्चा गरीब परिवार से हो, बच्चों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। और पिछले 8 साल में जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आई है, ये उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि पिछले 7 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि हर साल हजारों बच्चे IIT, JEE, नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और ये उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति का नतीजा है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि संगम विहार, देवली जैसे घनी आबादी वाले इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पे सड़क बनाना मुश्किल है, यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा शानदार स्कूल बना के खड़ा कर दिया है। मुझे इस बात पर गर्व है। जब आप आइए संगम विहार से और देवली से होते हुए, आप कच्ची सड़क पे अंदर जब घुसते हैं तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा चमकता हुआ शानदार स्कूल यहाँ पे इलाके के बच्चों को मिल सकता है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जीवन बीमा के माध्यम से की जाएगी। वहीं राज्य के नूंह जिले में सोमवार को ही सांप्रदायिक झड़प के विषय में बात करते हुए लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नूंह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज बचती नहीं है। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं, तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से ही वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था, तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी
भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें दो प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी मूवेबल रहती है, मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहां तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40% और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%। और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है, तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%। और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा में आयोजित प्रगति यात्रा जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की चर्चा की और कहा कि जहां पहले जरूरी दस्तावेजों को बनवाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, आज एक फोन करने पर दस्तावेज एकत्र करने के लिए सरकारी कर्मचारी खुद जनता के पास पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त धनवंतरी योजना के अंतर्गत ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां भी गरीबों को सस्ते से सस्ते दर पर उपलब्ध कराने का दावा भी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किया। आज रायपुर में दूधाधारी मठ में भगवान राम, लखन लाल, माता जानकी की पूजा अर्चना करते हुए, हनुमान लाला की पूजा अर्चना करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हमने की है। आदरणीय साथियों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी आपने देखा, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा, जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबको राशन कार्ड काट देते थे। 4.5 सालों में हमने राशन कार्ड बंद नहीं किया। जो जरूरतमंद है वो एसडीएम के पास जाए, नगर निगम में जाए और राशन कार्ड बना ले। आज सब परिवार को, पहले 7 किलो मिलता था, अब सब परिवार को 35 किलो दे रहे हैं। पहले नगर निगम में, नगर निवेश में, कार्यालयों में जा जाके लोगों के चप्पल घिस जाते थे। जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। अब तो सीधा एक फोन करो, मितान आते हैं घर में और सीधा आपके जो डॉक्यूमेंट वो लेते हैं और 8 दिन 15 दिन के भीतर में आपके घर में आके वो जो जितने भी 13-14 प्रकार के जो सुविधाएं हैं लोगों को घर बैठे मिल रही है, सबको लाभ मिल रहा है। आज राशन में 5,500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अनुदान दिया है। जब कोरोना आया था, सारे देश संकट में था, उस समय छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी थी। उस संकट में 3 महीने का चावल एक मुश्त एक साथ सबके घरों में हमने पहुंचा दिया था। बिजली बिल लाभ योजना लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है। 3,700-800 करोड़ रुपया उसका राज्य सरकार ने अनुदान दिया, जिसका लाभ आम जनता उठा रहे हैं। आदरणीय साथियों, हमने चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इस दिशा में काम किया है।
विकास पर्व के अवसर पर आगर मालवा जिले में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2006 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत बेटी के पैदा होने पर 30,000 रुपए के बचत पत्र बेटी के माता पिता को दिया जाएगा और 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए सीधा बेटी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बेटियों और महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2006 में हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मेरे मन में यह भाव आया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा हो तो लखपति पैदा हो, और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बिटिया अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे, और उसका फायदा ये होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 रुपया देगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया देगा, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी के खाते में आ जाएगा, लाडली बेटी के खाते में आ जाएगा, बेटी लखपति बन जाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना केवल लाडली लक्ष्मी नहीं, बेटी की शादी भी बोझ मानी जाती थी। शादी में दहेज के लिए पैसा कहां से लाएं? मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने तय किया कि बेटियों की शादी मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 49,000 रुपए के चेक दिए जाते हैं। मेरी बहनें और आगे बढ़े, इसलिए हमने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव जो होंगे, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, सरपंच, उनमें आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने तय किया अगर मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो 4 दिन भी आराम नहीं कर पाती थी। बेटा बेटी को हाथ में लेके जाए और खेत की मेड़ पर रख के दिन भर मजदूरी करे। तब मैं सोचता था हे भगवान वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए हमारी बहनों, हमने तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया बहन के खाते में डालूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डालूंगा। गरीब बहन के यहाँ भी लड्डू बन जाए और महीना भर आराम भी कर ले। ऐसी एक नहीं, कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बनाई। लेकिन मेरी बहनों, इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 1,000 रुपया हर बहना के खाते में हर महीना डालने का फैसला किया। ये केवल पैसा नहीं है, केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों की इज्जत है, ये बहनों का मान है, ये बहनों का स्वाभिमान है। मैंने पैसा नहीं दिए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। लेकिन केवल यही नहीं रुकना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और जैसे जैसे पैसा आएगा 1,000 रुपया से बढ़ा के 1,250 रुपया करूंगा, फिर 1,250 से बढ़ा के 1,500 रुपया करूंगा, 1,500 से बढ़ा के 1,750 करूंगा, 1,750 से बढ़ा के 2,000 करूंगा, 2,000 से बढ़ा के 2,250 करूंगा, 2,250 से बढ़ा के 2,500 करूंगा और 2,500 से बढ़ा के 2,750 करूंगा और उसके बाद कितने करूंगा? 3,000 करूंगा। तब बहनों की जिंदगी बदलेगी। मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र